everyone, welcome to Adbhut Batch. This is Palak Rakhiani, your English educator. Dear class 10 students, as you can see, हमारी book First Flight का chapter हम start करेंगे आज A Letter to God. In this particular video मैं बता देती हूँ हम क्या क्या कवर करेंगे. इस पूरे चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन यानी आपके एनसीईआरटी में जो लाइन टू लाइन पैराग्राफ टू पैराग्राफ वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे. एक्सप्लेनेशन विल बी इन बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी. आइए शुरुआत करते हैं इस मजेदार कहानी का. तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. एंड बिफोर बिगिनिंग, किस किस को याद है क्या बात हुई थी? तो हमारी ये बात हुई थी कि हम कोशिश करेंगे हमारे हर एक नए चैप्टर के साथ जो है हम एक नया वर्ड सीखेंगे. टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश इट्स नॉट नेसेसरी कि हम जो है चीजों को रटें. धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे नए वर्ड को लेके. तो आज का आपका वर्ड ऑफ द डे जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है. आपका वर्ड ऑफ द डे पर्सनालिटी के ऊपर है. पर्सनालिटी यानी क्या होती है कि किस टाइप का कोई इंसान है. अरे जैसे आपने देखा होगा ना, कोई लोग बहुत ही खुश रहते हैं. आई एम अ हैप्पी पर्सन. जैसे कभी कोई आपसे पूछता है व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन यू आर, तो आप कहोगे आई एम अ हैप्पी पर्सन, आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड आई एम नॉट वेरी टेंस्ड. मैं टेंशन फ्री रहता हूं. तो ऐसे लोग जो केयर फ्री होते हैं, आपने देखे हैं मस्त मौला. मेरी तो एक दोस्त है, वो बिल्कुल मस्त मौला है. मतलब उसको जीवन में कोई टेंशन नहीं है, खुश रहती है हमेशा, कल की कोई चिंता नहीं. ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? केयर फ्री. अब केयर फ्री बहुत पुराना वर्ड नहीं हो गया, मतलब ये तो बहुत ही बेसिक वर्ड है. यहाँ जो अलमस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, तो इसकी जगह हम एक यानी केयर फ्री की जगह हम एक बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि आप सब देखेंगे अभी. व्हाट इज द वर्ड? द वर्ड इज हैप्पी गो लकी. अरे लकी किसी इंसान का नाम नहीं है. हैप्पी गो लकी यानी ऐसा इंसान जो अलमस्त रहता हो, खुश रहता हो, चिंताएं नहीं करता हो, वो है एक हैप्पी गो लकी पर्सन. सो द नेक्स्ट टाइम इफ एनीवन आस्क्स यू अगर आप किस टाइप के इंसान हैं, तो आप ये मत कहो आई एम अ हैप्पी पर्सन. यू कैन से आई एम अ हैप्पी गो लकी पर्सन. तो ये आपकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट बताने के लिए बढ़िया सा वर्ड है. सब इसे जरूर नोट डाउन करें. एंड इसका मीनिंग भी आप लिख सकते हैं. क्या है मीनिंग? मीनिंग में हम लिख सकते हैं मस्त. मस्त वाला इंसान जो होता है ना, मस्त मौला टाइप, है ना. अच्छा, मीनिंग बहुत फॉर्मल नहीं होगा, है ना. मैं आपको ऐसा मीनिंग दूंगी जो आप पढ़ो और आपको याद रहे. मस्त मौला या खुश, जो इंसान बहुत खुश रहता हो, खुश मिजाज टाइप का. ओके, क्लियर है? तो ये आज हो गया हमारा वर्ड ऑफ द डे. WOD करके हम इसे लिखेंगे. ओके, एंड जहां जरूरत पड़ती है आप इस वर्ड को यूज करेंगे. चलिए, ये तो बात हो गई वर्ड ऑफ द डे की. कमिंग टुवर्ड्स आवर लेसन अ लेटर टू गॉड. किसी को टाइटल पढ़ के ये नहीं लगा भगवान को खत. भगवान को खत कोई कैसे लिख सकता है? क्या है उनका एड्रेस और क्या जरूरत पड़ गई जो उन्होंने खत लिखा? तो पढ़ने से पहले यहां पे वही कुछ क्वेश्चन है. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. इस बात का मतलब क्या हुआ? विश्वास. देखो, विश्वास एक बहुत ही जरूरी चीज होती है जो कि लोगों के बीच में जरूर होनी चाहिए. देखो, जो जीवन चल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं विश्वास के कारण, है ना. कि हमें विश्वास है और मुझे भी विश्वास है कि मेरे सारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे. और सिर्फ मार्क्स ही नहीं, उनका नॉलेज और उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी इंप्रूव होगी. तो यही विश्वास है. तो क्या कहा जाता है, एक कहावत है कि विश्वास से माउंटेन डगमगा जा सकते हैं. यानी माउंटेन, पहाड़ कितने बड़े होते हैं, लेकिन अगर आपको विश्वास हो तो आप माउंटेन को भी हिला सकते हो, आप माउंटेन के ऊपर भी क्लाइंब कर सकते हो. तो यही है यहाँ पे इंपॉर्टेंस विश्वास का. नाउ बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन. अब यहाँ सवाल है कि हमें अपना विश्वास रखना किस पे चाहिए. दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली possesses. तो ये जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं एक फार्मर की कहानी है, एक किसान की कहानी है जिसका विश्वास होता है भगवान पे. हम कहीं ना कहीं, देखो, हम सब भी किसी ना किसी पे विश्वास रखते हैं. हमारे डिफरेंट डेफिनेशंस हैं गॉड की, उस सुपीरियर पावर की. तो कहीं ना कहीं हमें वो एक विश्वास है कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा या फिर ऐसा कुछ होगा तो हमें पूरी स्ट्रेंथ मिलेगी. तो यही है विश्वास. यहाँ पे आपको स्टोरी का एक ओवरव्यू दिया गया है, एक आइडिया दिया गया है दैट व्हाट इज द स्टोरी ऑल अबाउट. तो यहाँ पे हमारी स्टोरी का मुख्य किरदार यानी क्या, मेन कैरेक्टर. हर स्टोरी में कोई हीरो होता है ना. तो यहाँ हमारी स्टोरी का कैरेक्टर है लेंचो. अब लेंचो क्या होता है? एक फार्मर होता है.
हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो कि भगवान को खत लिखता है। ये खत उससे कब लिखा? When his crops are ruined। तो अब किसान है, ऑफकोर्स सी बात है, उसके खेत में जो उसकी क्रॉप्स वगैरह थी, फसल थी, ruined। ruin का मतलब होता है बिल्कुल ही खराब हो जाना, बिल्कुल ही बर्बाद हो जाना। तो अब वो क्या मांग रहा है भगवान से? 100 पेसोस। पेसोस बेसिकली करेंसी होती है। ये कहाँ की करेंसी है? ये मेक्सिको की करेंसी है। करेंसी पता है ना क्या होती है? जैसे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज है, यूएस की यूएस डॉलर है, वैसे ही मेक्सिको की करेंसी पेसोस होती है। तो यहाँ पे लेंचो भगवान से मांगता है कि मेरी क्रॉप्स खराब हो गई हैं, मेरी फसल खराब हो गई है, तो आप मुझे कृपया करके 100 पेसोस दें। देखो उसको भगवान पे इतना भरोसा था, उसने भगवान को लेटर ही लिख दिया। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? लेटर लिख तो दिया, लेकिन ये सवाल नहीं आ रहा आपके दिमाग में, क्या ये लेटर गॉड तक पहुंचेगा? क्योंकि लेटर तो लिख दिया, लेकिन यू ऑल नो लेटर पे एड्रेस डालना पड़ता है। तो कौन सा एड्रेस डाला होगा उसने? डज गॉड सेंड हिम द मनी? और क्या भगवान ने उसे पैसा भेजा होगा? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड। तो चालू करने से पहले सही में इन क्वेश्चंस के आपके कोई भी आंसर्स हैं तो आप मेरे साथ भी जरूर शेयर कर सकते हैं, थोड़ा अपना दिमाग में सोच सकते हैं। एंड देन अब हम इस कहानी को फाइनली जो है स्टार्ट करते हैं। यहां से आपकी स्टोरी बिगिन होती है। एज यू कैन सी आपकी बुक की एग्जैक्ट लाइन का पैराग्राफ लिया है, उसका ट्रांसलेशन आपकी जो है सुविधा के लिए हिंदी में भी दिया गया है। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill। यहां पे किसकी बात हो रही है? अब यहां देखो, आपने एक चीज देखी होगी, यहां पे THE द पूरा कैपिटल में दिया है, द हाउस। तो द हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? एक प्रॉपर नाउन के लिए, है ना। द हाउस यानी मैं उसी पर्टिकुलर घर की बात कर रही हूं। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी पूरी घाटी में, वैली जो है ना, वहां पे वो इकलौता ऐसा हाउस था जो कहां पे था? नीचे वाली जो लो हिल होता है ना, नीची घाटी होती है, घाटी आपको पता है ना, अप हिल होता है, लो हिल होता है। तो जो लो हिल है ना, उसकी शिखर पे प्रेजेंट था वो घर। मतलब वो इतनी अच्छी जगह पे उनका घर प्रेजेंट था कि वहां से फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest। if आपने कभी मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, वैलीज के यहाँ पे जो घर होते हैं ना, कितने मस्त लगते हैं खेतों के पास में, तो इनका भी घर ऐसा था, नीचे वाली घाटी के एकदम शिखर पे प्रेजेंट था। तो उस हाइट से आप क्या देख सकते थे? आप वहां पे रिवर, मस्त जो है तालाब भी देख सकते थे, एंड अपने खेत को भी देख सकते थे, यानी पके हुए भुट्टे का जो खेत था ना, उसको भी आप वहां से देख सकते थे, यानी उसके घर से सब कुछ विजिबल था। यहां से कहानी की शुरुआत होती है। तो इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। वह घर संपूर्ण घाटी में एकमात्र एक नीची घाटी के शिखर पर कहां पे था? अवस्थित था। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और पकी फसल के खेत को, जिसमें बिंदुओं की तरह फूल उगे थे जो सर्वदा एक अच्छी फसल होने का वादा दिलाते थे, उन्हें देख सकता था। अगर आपको किसी को आइडिया हो फसलों का, तो यूजुअली ऐसा माना जाता है कि एकदम फसलें जिसमें अच्छे से पूरी फ्लावरिंग हो जाती है, अच्छे से फ्लावर आते हैं, फूल खिलते हैं, तो अच्छा हार्वेस्ट देगी, यानी आपको अच्छी वहां से जो है फसल मिल सकती है, अच्छी कमाई होगी। तो यूजुअली ये माना जाता था। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। ये सब तो बातें हो गई, लेकिन अभी क्या जरूरत थी? The earth need, अर्थ यानी जमीन को अभी सिर्फ एक चीज चाहिए थी। सब कुछ बढ़िया था, खेत की लोकेशन अच्छी थी, रिवर थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक चीज की अभी जरूरत थी, was a downpour। डाउनपोर का यहाँ पे मतलब होता है वर्षा, यानी बारिश को कहते हैं डाउनपोर, और एटलीस्ट अ शावर। तो शावर और डाउनपोर हम किसे रेफर करते हैं? बरसात को, बारिश को, क्योंकि हमें पता है सबको, फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि सही टाइम पे रेन आए, बारिश आए, ताकि उनकी फसलों को जो है सही पानी मिल सके, अच्छे से ग्रो कर सके। तो यही थी कहानी यहाँ पे। एवरीथिंग वाज फाइन, बट क्या चाहिए था? बरसात चाहिए थी, डाउनपोर चाहिए था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो अगेन हमें पता है हमारे कौन है कहानी के कैरेक्टर? लेंचो। तो सुबह से लेके, क्योंकि देखो फार्मर के लिए मेन सबसे इंपॉर्टेंट उनका फील्ड होता है, उनका खेत होता है, उनको पूरा ध्यान रखना होता है कि उनकी फसलें सही से उग रही है कि नहीं। आपके में से आपके कोई पेरेंट्स होंगे, कोई जान पहचान वाले अगर फार्मर होंगे,
तो आपको बहुत अच्छे से ये पता होगा कि एक किसान के लिए कितना जरूरी है कि उसके खेत में पानी सही आए, ज्यादा भी नहीं आए, कम भी नहीं आए, ताकि उनकी फसलें अच्छे से उग सके, वो फसलें हम तक पहुंच सके, हम खा सके एंड वो कुछ कमाई कर सके। सो थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स, यानी जो अपने खेतों को इंटीमेटली यानी बहुत घनिष्ठता से जानता था। देखो किसी का खेत होता है ना, जैसे आपका रूम है तो आपको पता है आपके रूम में कौन सी चीज कहाँ रखी है। तो सिमिलरली लेंचो अपने खेतों को बहुत घनिष्ठता से जानता था कि क्या उनमें जरूरत थी, और उसे क्लियरली पता था कि अभी मेरे खेतों को बरसात की जरूरत है, बारिश की जरूरत है। He had done nothing else but see the sky towards the north east. वो और कुछ नहीं कर रहा था सुबह से बैठ के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, isn't it? So for example, यहाँ पे मान लो ये लेंचो खड़ा है, डायग्राम पे मत जाना, ठीक है। ये लेंचो खड़ा है, ये किस डायरेक्शन में देख रहा था, इधर नॉर्थ ईस्ट, यानी ये बीच वाला डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि वहां से वो उम्मीद कर रहा था कि कहीं ना कहीं बरसात आएगी, क्लाउड्स आएंगे, बोलते हैं ना वेव आती है तो क्लाउड्स आएंगे, बरसात आएगी, वो बस उसी चीज का इंतजार कर रहा था। एकमात्र चीज जिसकी जमीन को आवश्यकता थी वह थी एक भारी वर्षा, या कम से कम कुछ बौछारी आ जाती है ना, कुछ बारिश की बौछार आ जाती। पूरे प्रातःकाल लेंचो, जो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, उसने उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं किया। तो हम समझ पा रहे लेंचो अभी काफी टेंशन में है, वो सिर्फ ये चाह रहा है बरसात हो जाए। तो इस टाइम पे लेंचो कहता है, यानी देखो ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, यानी लेंचो बोल रहा है, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। यहां पे वी आर, आई होप आप ये समझते हैं, अपोस्ट्रोफी आता है, इसका मतलब यहाँ पे कोई वर्ड गायब है। तो ये वर्ड कैसे कंबाइन करके बना है, वी आर। दिस इज वेरी बेसिक एंड आई होप यू ऑल नो दिस, ठीक है। तो यहाँ पे लेंचो कहता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। ये किसी को यानी वुमेन समझ जाओ, ये किसको कह रहा है, ये अपनी वाइफ को कहता है कि फाइनली, यानी उसको ऐसा मौसम दिख रहा था कि बादल छा रहे थे, तो उसने कहा फाइनली शायद थोड़ी बरसात होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, यानी जब वो भोजन बना रही थी, ठीक है, वो खाना बना रही थी, तो वो रिप्लाई करती हैं यस गॉड विलिंग। यस, यानी वो कहती है हाँ अगर भगवान चाहे शायद तो अभी बारिश हो जाएगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। यानी यहाँ पे बताया गया है कि उनके जो बच्चे होंगे, जो लड़के हैं, वो सब फील्ड में काम कर रहे थे खेत में, एंड छोटे वाले जो बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। तो थोड़ी देर में उनकी वुमेन यानी क्या, उनकी मम्मी जो है, उनकी मम्मी उन्हें बुलाती है आ जाओ भाई खाना तैयार हो गया है, ठीक है। तो ये केस समझ आया, लेंचो है, उसकी वाइफ है एंड उनके बच्चे हैं। तो अनुवाद पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लेंचो के कहे हुए वर्ड्स हैं, हम वास्तव में ही कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ वर्षा होने वाली है। यहाँ पे वुमेन को हिंदी में महिला लिखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, प्रिय। प्रिय यानी आप जो है अपनी वाइफ को किस तरह से रेफर करोगे, माय डियर, माय लव, तो इस तरह से। महिला जो रात्रि भोजन तैयार कर रही थी, उन्होंने उत्तर दिया हाँ अगर भगवान चाहे तो बारिश हो सकती है। बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे, जबकि छोटे वाले घर के समीप खेल रहे थे, जब तक कि महिला ने उन सबको नहीं पुकारा। क्या कहा उन्होंने, रात्रि भोजन के लिए आ जाओ, डिनर इज रेडी। ठीक है भाई, तो अभी कहीं ना कहीं ये लोग थोड़े रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि लग रहा है बारिश होने वाली है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. तो उन्होंने खाने के लिए बुलाया, वो लोग खाना खा रहे थे। तो खाना खाते टाइम ही जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। उसने क्या अनुमान लगाया था, उसको देख के समझ आ गया था कि कहीं ना कहीं बारिश थोड़ी अब होने वाली है। तो जैसा ही उसने प्रेडिक्ट किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो है धरती पर पड़ने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ था, बड़े बड़े, वो तभी नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था क्योंकि वहां पे माउंटेन के ऊपर बड़े बड़े जो हैं बादल छा गए थे, है ना। जैसे हम भी समझ जाते हैं काले काले बादल आते हैं, घने बादल, तो बारिश होने वाली है
है ना। एंड अभी जो है एयर कैसी थी, फ्रेश एंड स्वीट। इफ यू ऑल कैन फील, यूजुअली रेनी सीजन में जब एयर होती है ना बहुत ही फ्रेश और बोलते हैं ना मिट्टी की एक बहुत ही अच्छी सी सुगंध आती है, तो इस टाइप का आप समझो यहाँ पे माहौल बन चुका था। आइए अनुवाद पढ़ते हैं। यह भोजन के दौरान हुआ था, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना आरंभ हो गई थी। उत्तर पूर्व में मेघों के विशाल पर्वतों को आते देखा जा सकता था। वायु स्वच्छ व मधुर थी। तो अभी तो आई थिंक बहुत ही रिलैक्स स्टेट चल रहा है, बहुत ही खुश हैं ये लोग क्योंकि बारिश हो ही गई है स्टार्ट यहाँ पे। चलिए अब the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे मैन किसके लिए कहा गया है, मैन बेसिकली लेंचो के लिए कहा गया है। द मैन वेंट आउट, यानी वो ये देख के कि बारिश हो रही है वो घर से बाहर निकला, और किसी वजह से नहीं, बस किस लिए, रेन को अपनी बॉडी पे फील करने के लिए। देखो किसी किसान के लिए अगर इतने टाइम से बारिश नहीं हो रही है तो बारिश की वो पहली बूंद नॉट ओनली किसान, उनकी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा, आप मान सकते हैं बहुत बड़ी खुशी की बात है, एक बहुत बड़ा उत्सव हो गया कि फाइनली बारिश आ गई। तो वो घर से बाहर इसलिए निकले कि बारिश की बूंदे वो फील कर सके कि हाँ भाई फाइनली जो मैं चाह रहा था वो हो गया है। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, एंड बढ़िया बाहर बारिश में वो गए, और जब वो रिटर्न हुए यानी वो वापस आए, उन्होंने क्या बोला, खुशी से उन्होंने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये घर जाके कहते हैं कि ये जो बरस रहे हैं ना, ये बारिश की बूंदे नहीं है, तो ये क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। किसके सिक्के, The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s। अब इस बात का कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो बेसिक सी चीज है, अगर बारिश होगी तो उनकी फसलें अच्छे से उग पाएंगी, है ना, अच्छे से उनको पानी मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, है कि नहीं। फसलें अच्छे से उग पाएंगी तो वो मार्केट में बेच पाएंगे, बेचेंगे तो वो क्या पैसा कमा पाएंगे। तो बेसिकली उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो उनके दिमाग में रहेगा ना, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अब जब उन्होंने देखा तो वो कहते हैं ये जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है ना, ये 10 सेंट है। सेंट बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज, जैसे आप मान लो 1 पीजो है, 1 पीजो इज इक्वल टू 100 सेंट, ठीक है। तो सेंट करेंसी होती है, एक टाइप के रुपीज होते हैं, जैसे अपने पैसे होते हैं ना, वैसे ही इनके सेंट होते हैं, ठीक है। अपना पैसा होता है 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा, वैसे ही इनका है 1 पीजो इज इक्वल टू 100 सेंट। तो ये बता रहे हैं कि जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट के पीसेस हैं, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को पैसे से कंपेयर कर रहे हैं। अनुवाद पढ़ लेते हैं। वह पुरुष किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के आनंद की अनुभूति प्राप्त करने गया था, और जब वह लौटा उसने भावावेश में कहा, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदे 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदे 5 के हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पे कही है। अब आगे देखो, काफी सेटिस्फाइड हो चुका है लेंचो। विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very huge hailstones began to fall. तो अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था, वो बिल्कुल satisfied यानी संतुष्ट था कि जो खेत उसको दिख रहा है बढ़िया पके हुए, जो है उसकी फसलें बिल्कुल पक चुकी हैं, फूल उग चुके हैं, और ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही कर्टन ऑफ रेन। कर्टन क्या होता है, पूरा बिछ गया था, जैसे रेन पूरी बिछ गई थी, है ना, ड्रेप हो गए थे बढ़िया एकदम उसमें। अब क्या हुआ, वैसे अच्छा टाइम तो खैर काफी कम टाइम ही रहा उसके लिए। अब एक बहुत अजीब सी चीज होने लगी। क्या, कहानी में ट्विस्ट आ गया। बट सडनली एकदम से क्या हुआ, हवा का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही तेज झोंका बहने लगा, और उसी के साथ साथ, जैसे आपको पता है ना, हवा कभी बारिश में आपने ऑब्जर्व किया हो, तो जब हवा तेज बढ़ती है तो बारिश की बूंदें बहुत जोर से पड़ने लगती हैं, एंड उसके साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन। हेल स्टोन बेसिकली क्या होते हैं, ओले। ओले देखे आपने कभी बारिश में, आगे इमेज भी आएगा। तो ओले गिरने लगे, है ना, और ओले बहुत जोर जोर से पड़ते हैं। आप कभी अगर खड़े मत होने से ट्राई मत करना कि पलक में आपने बोलता ट्राई करो, ओले की बारिश में खड़े हो गए ना, बहुत जोर से लगते हैं ओले, है कि नहीं। तो अभी तक तो सब ठीक था, बारिश हो रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में ये बारिश जो है तेज जो है विंड में बदल गई और ओलों में बदल गई। अनुवाद देख लेते हैं। एक संतोषप्रद मुद्रा के साथ उसने पकी फसल के खेत को अपने फूलों के साथ
वर्षा के एक पर्दे में लिपटे हुए देखा। किंतु अचानक एक ही शक्तिशाली पवन ने चलना आरंभ कर दिया और वर्षा के साथ साथ बहुत बड़े ओले गिरना आरंभ हो गए। तो अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है, देखते हैं आगे क्या प्रॉब्लम हुई। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब इसमें जो है शायद ये सही बात भी है क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा मजा आता है ओले देखने में, है कि नहीं। तो यहाँ पे उनके जो बॉयज है वो क्या कहते हैं, ये सही में सिल्वर कॉइन्स हैं, सिल्वर के सिक्के। जैसे देखो ना यहाँ पे ओले दिए गए हैं तो सिल्वर के छोटे छोटे जैसे सिक्के टाइप होते हैं ना, गोल गोल, वैसे दिखने लगे। The boys exposing themselves to the rain. Exposing का बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है, एक्सपोज करना, रेन में जाके खड़े हो गए। छोटे बच्चे नहीं होते बढ़िया जो टी शर्ट उतार के शॉर्ट्स पहन लेते, बनियान पहन के जो है चले जाते हैं बारिश में। तो एक्सपोजिंग themselves बढ़िया रेन में चले गए। क्यों गए? उन ओलों को कलेक्ट करने के लिए। एंड ओलों को यहाँ पे क्या गया है, फ्रोजन पर्ल्स। पर्ल समझते हो ना, पर्ल ऐसे गोल गोल व्हाइट कलर के होते हैं, तो फ्रोजन पर्ल यानी जमे हुए पर्ल। ओके, इनको लेने वो चले गए। व्हाट इज बेसिकली ओले क्या होते हैं, पानी से ही बने होते हैं, लेकिन जब वो ऊपर से आते हैं ना तो उनका टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो कम टेम्परेचर रहता है तो ये बिल्कुल ही आइस के फॉर्म में बदल जाते हैं, जैसे गोल गोल हो जाते हैं, राइट। तभी उन्हें फ्रोजन पर्ल्स कहा है। लेट्स सी द अनुवाद। ये सचमुच में ही नए चांदी के सिक्कों से अवश्य मेल खाते हैं। लड़के अपने को अनावृत करते हुए यानी एकदम कपड़े उपड़े उतार के जो है वर्षा में जमे हुए मोतियों यानी ओलों को एकत्रित करने बाहर दौड़ पड़े। तो यहाँ पे बच्चों को तो काफी मजा आ रहा था, लेकिन क्या आप फील कर पा रहे हैं, लेंचो टेंशन में होगा। क्यों? क्योंकि बेटा बारिश तक तो ठीक था, लेकिन व्हेन यू विल सी ओले गिरने लगेंगे तो आपको कहीं नहीं लगता है कि ये फील थोड़ा खराब हो जाएगा? इजंट इट? लेट्स सी, आगे देखते हैं। It's really getting bad now, exclaimed the man. Man कौन है यहाँ पे? लेंचो। मैंने कहा था ना, देखो इट्स रियली, वो कह रहा है कि अब तो बोला बारिश तक तो ठीक था, लेकिन अब हालात और बुरे होते जा रहे हैं इन ओलों की वजह से। आई होप इट पासेस क्विकली। और अभी उसको सिर्फ ये उम्मीद थी कि शायद ये वक्त जल्दी निकल जाए और ओले ज्यादा देर तक नहीं गिरे ताकि उसके फील्ड को ज्यादा नुकसान नहीं हो। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जैसा सोचा था मुझे लग रहा है कुछ उल्टा ही हो गया। वो हेल स्टॉर्म जो है, जो ओले थे, ये बरसात थी, जल्दी पास नहीं हुई, बहुत देर तक चली। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, cornfield, and on the whole valley. तो सोचो 1 घंटे तक पूरी ये ओलों की बरसात इतनी तेज हवा के साथ पूरा घर, गार्डन, पूरी वैली में पड़ती ही रही। अब इमेजिन करो पूरा फील्ड कितना डिस्ट्रॉय हो गया होगा। एंड इस लाइन से यहां पता चलेगा, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, यानी पूरा खेत बिल्कुल सब, ये खेत है भाई, देखो ये पूरा खेत सफेद हो गया, ऐसा लग रहा है कि खेत पे किसी ने नमक डाल दिया। यानी फसलें कितनी ज्यादा खराब हो गई हैं हम अंदाजा लगा सकते हैं। अनुवाद देखते हैं। अब वास्तव में मौसम खराब हो रहा है, उस आदमी ने चिंता से कहा। मैं आशा करता हूं कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाए। किंतु यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक घर पर, उद्यान में, पहाड़ी पर, अनाज के खेत में, सारी घाटी में ओलावृष्टि होती रही। वह खेत ऐसा सफेद हो गया जैसे नमक से ढका हुआ हो। तो काफी नुकसान हो गया। नाउ नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन दी ट्रीज। कितनी खतरनाक बात है, पेड़ों पे एक पत्ती तक नहीं दिख रही थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसकी फसल थी भुट्टे की, पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। बिकॉज एज आई सेड, आपने कभी देखा होगा ओले बहुत जोर से गिरते हैं, तो जब वो गिरते हैं तो उन फसलों को पूरी तरह से वो नष्ट कर देते हैं। The flowers were gone from the plants, और जो पौधे थे, मैंने जैसे बताया था ना, उनमें अच्छे अच्छे से फूल उगे थे, वो भी सब नष्ट हो गए थे। Lencho's soul was filled with sadness. Now अगर आप उसको अपनी जगह पे रख के देख सको तो कितना दुखी हो गया होगा। उसकी आत्मा बिल्कुल ही एकदम दुखी हो गए थे, बहुत ही निराश हो गया था वो, कि उसने तो बारिश मांगी थी लेकिन उसे क्या मिल गया, इतना बड़ा हेल स्टॉर्म, इतनी बड़ी ओलों की बरसात मिल गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. यानी यहाँ पे जब स्टॉर्म पास हो गया एंड वो खेत के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था, खेत का हाल देखने आया था वो, एंड वो अपने बेटों से ये कहता है, a plague of locusts, समूह। प्लैग बेसिकली क्या है, यहाँ पे समूह है। किसका समूह? लोकस्ट का। बेटा लोकस्ट बेसिकली देखा है आपने, टिड्डी बोलते हैं जिसे हम हिंदी में, टिड्डी या ग्रास ऑफ ग्रीनिश कलर के होते हैं,
तो उनका भी काम क्या होता है, खेत को वो खराब करते हैं। तो यहाँ पे लेंचो क्या बता रहा है कि अगर टिड्डियों का भी एक समूह आता ना तो वो भी कम नुकसान करता, यानी इस बारिश से तो ज्यादा नुकसान हो गया है, बहुत ही भारी नुकसान हो गया। अनुवाद देखते हैं। वृक्षों पर एक भी पत्ता शेष नहीं रहा, फसल को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था, पूरी तरह से पौधों से फूल झड़ चुके थे। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। जब तूफान गुजर चुका तब वह खेत के बीच खड़ा हो गया और अपने पुत्रों से क्या कहता है, टिड्डियों का एक समूह भी इससे अधिक छोड़ देता यानी इतना नुकसान तो टिड्डियां भी नहीं करती जितना इस बरसात ने करती है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, यानी लेंचो कंटिन्यू करता है, आगे कहता है द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। हेल बेसिकली किसे कहते हैं, ओलों की बारिश, है ना। ये जो ओलों की बारिश होती है इन्हें हेल कहा जाता है, ओलों की बारिश। ओके, दिस इज हेल। तो उसने कहा द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, मतलब हेल ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यानी इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी बेचने के लिए। और कितनी दुख की बात है, यानी बोलना आसान है, पर देखो क्या होता है ना, आप जब भी क्रॉप्स ग्रो करते हो हर क्रॉप का एक सीजन होता है, एंड अगर उस क्रॉप में वो सीजन खराब हो जाए तो आप कोई भी और सीजन नहीं देना, आपको नेक्स्ट सीजन के लिए वेट करना पड़ता है। यानी इस फार्मर के लिए उस सीजन की पूरी कमाई चली जाती है। तो यहाँ पे यही हाल हुआ है। द नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, सोरोफुल यानी बहुत ही दुखद भरी रात गुजरी उनकी, है ना। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, यहाँ पे फिर से लेंचो दुखी होके कहता है इतना काम, सोचो ना खेत में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फसल बोना, उसको टाइम टू टाइम सींचना, आपको पानी डालना है, उसमें खाद डालनी है, केयर करना है, उसका पेस्ट से बचाना है, सब कुछ किया उसने। और बोला ये सब मैंने किस लिए किया, फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं मिला हमें हाथ। एक बारिश आई और उसने सब तबाह कर दिया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और वो कहता है ऐसा कोई भी नहीं अब जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, एंड सबसे बड़ी चीज होती है इंसान के लिए भाई पेट पालना है हमें, हम क्या खाएंगे, और उसकी फैमिली भी है। तो वो क्या कहता है, वील ऑल गो, इस साल हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। सो ओलो ने तो कुछ नहीं छोड़ा, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। वह दुख खबरी बड़ी रात थी, हमारा सारा कार्य व्यर्थ रहा, फॉर नथिंग, कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है, हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे। तो काफी सैड टाइप का यहाँ पे कहानी में टर्न आ चुका है। नाउ लेट्स सी लेंचो आगे क्या करता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, यानी इन द हार्ट्स ऑफ ऑल यानी लेंचो के जितनी भी घर वाले हैं, उसकी फैमिली वाले हैं, उनके दिलों में, वो लोग कहाँ रहते थे, एक सॉलिटरी का बेसिकली मतलब होता है अकेला, है ना। अभी हमने डिस्कस किया था शुरुआत में कि पूरी वैली में उनका अकेले का घर वहां पे था। तो उन सभी के दिलों में बस एक ही होप था, एक ही उम्मीद थी, एंड आई होप आप सब आंसर जानते हैं, हेल्प फ्रॉम गॉड। देखो जब हर जगह से हम निराश हो जाते हैं तो हमें भगवान की ही याद आती है कि नहीं, कि प्लीज ये मेरे साथ सही हो जाए, या कोई भी परेशानी आती है तो हम सबसे पहले किसे याद करते हैं, गॉड को याद करते हैं। कोई भी खुशी आती है तब भी हम भगवान को याद करते हैं। तो यहाँ सेम चीज हो गई लेंचो के साथ। उनके घर में सभी लोगों की बस अब एक उम्मीद बची थी कि अगर कोई हमारी मदद नहीं करेगा तो भगवान यानी गॉड हमारी मदद जरूर करेंगे, ऑलमाइटी वन विल हेल्प अस फॉर श्योर। यहाँ पे कहते हैं डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। तो यहाँ पे कहते हैं कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें लग रहा है कि हम पूरे तबाह हो चुके हैं। लाइफ में ऐसा टाइम आता है ना, कभी घर में परेशानी हो, कुछ भी ऐसा आता है तो हमें लगता है यार सब तबाह हो गया, सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बोलते हैं कि भूख से कोई भी नहीं मरता है, यानी आपके हिस्से में इतना लिखा रहता है कि आपको मिलता रहेगा वो टाइम टू टाइम, है कि नहीं। तो यहाँ पे सबकी उम्मीद कहीं ना कहीं गॉड से बनी हुई थी। लेट्स सी आगे ये लोग क्या करते हैं। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो वही कहता है कि लोग यही कहते हैं ना कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience। यानी लेंचो इतना समझ गया कि अब मेरी आखिरी उम्मीद, एक ही उम्मीद क्या बची है कि मुझे कहीं ना कहीं ऊपर वाले से कोई ना कोई मदद मिल जाए, ऐसा कोई रास्ता मिल जाए कि मैं अपनी फसलों का रिकवर कर सकूं, उन्हें फिर से, क्योंकि यार उगाने में बहुत पैसा लगेगा, मशीन लगेंगी, वर्कर्स लगेंगे, काफी सारी चीजें होती हैं, खाद लगेगी।
तो अब वो यही चाह रहा था कि बस मुझे गॉड से मदद मिल जाए। अब गॉड उसकी डेफिनेशन में क्या था, उसको क्या पता था, हुज आईज, भगवान ऐसे हैं जिनकी आंखों से कोई भी नहीं बच सका है, यानी वो सब देखते हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि हम ऊपर वाला है या हम इसे उस सुपर पावर को मानते हैं कि वो सब देखता है। तो उसे वही लगा कि गॉड सब देखते होंगे, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। अब इस वर्ड का आप प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सीखे। इसे कौन साइंस नहीं कहते हैं, इसे कॉन्शंस कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग ये है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण ये है। क्या बोलते हैं, कॉन्शंस, इसे कौन साइंस नहीं कहेंगे। अच्छा, कॉन्शंस बेसिकली क्या होता है, सबके अंदर एक आवाज आती है ना मन में कि ये ठीक है, ये नहीं है, अरे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मन में बात करते हो ना खुद से। तो कॉन्शियस वही होता है, आपके अंदर से जो आवाज आती है, या कहीं कहो तो अंतरात्मा की आवाज है ना, अंदर जो आपकी आत्मा है उससे आपको आवाज आती है। तो यहाँ पे लेंचो के हिसाब से क्या पता है उसको कि गॉड सब देखते हैं, एंड इवन हमारे अंतरात्मा की आवाज को भी वो सुनते हैं। तो अभी मैं जो उन्हें आवाज लगा रहा हूं, मैं जो पुकार कर रहा हूं कि मेरी इस परेशानी में हल लाओ, तो वो जरूर लाएंगे। ठीक है, हिंदी में अनुवाद देखते हैं। वे लोग यही कहते हैं, भूख से कोई भी नहीं मरता। पूरी रात के दौरान लेंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचा, परमात्मा की सहायता, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया था, यानी उसके मम्मी पापा दादा दादी से उसे पता चला है, प्रत्येक चीज देखती है, यहां तक कि एक व्यक्ति के अंतःकरण यानी अंतरात्मा की गहनता को भी देखती है। तो कहीं ना कहीं अब उसकी उम्मीद किससे लगी थी, गॉड। आगे आते हैं, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, लेंचो एक ऑक्स की तरह था। यानी ऑक्स आपको पता है क्या होता है, बैल, बैल देखा है ना, जो अपने खेतों में यूज किए जाते हैं, इतना ज्यादा मेहनत करते हैं वो, पूरे खेतों में उनको चलाया जाता है कि नहीं। तो बैल यानी कैसा होता है, यहाँ पे ऑक्स यानी उसके लिए क्या रेफर किया गया है, ऑक्स से मतलब ये है कि ऑक्स देखो कड़ी धूप में भी कितनी मेहनत करते हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो यहाँ यही कहना चाहते थे कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स यानी मेहनती, उसको रेफर किया गया है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब ये लाइन समझने में कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगती है। देखो, हम कभी कभार चीजों की तुलना करते हैं ना, कंपेयर करते हैं, कि जैसे अगर आपका कोई दोस्त बहुत ब्रेव है तो हम क्या कहेंगे, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, कि तुम्हारा दोस्त तो शेर की तरह बहादुर है। तो ऐसे ही लेंचो के लिए क्या कहा गया है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी वो खेतों में एक जानवर की तरह, जानवर कैसे धूप हो छाँव हो कड़ी मेहनत करते रहते हैं खेत में, बैल वगैरह, है कि नहीं। तो वैसे ही लेंचो पूरे दिन अपने खेत में रहता था। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, जो खेत में रहेंगे पूरे टाइम वही काम करेंगे, तो हम एक चीज सोच सकते हैं ना कि उन्होंने शायद अपनी एजुकेशन नहीं ली हो, पढ़ने लिखने में उनका इतना टाइम उन्होंने नहीं दिया हो, स्कूल वगैरह शायद नहीं गए हो, लेकिन उसे फिर भी पता था, वो इतना मेहनती था, इतना हार्डवर्किंग था, ही स्टिल न्यू हाउ टू राइट, उसे लिखना पढ़ना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. So finally I hope आपको लगता है कि स्टोरी का टाइटल जस्टिफाई होता है कि भगवान की बात यहाँ कहाँ आ रही थी, यहाँ पे लेटर टू गॉड, यानी लेंचो का इतनी उम्मीद थी भगवान के ऊपर कि आने वाला एक जो संडे, जो फॉलोइंग संडे, यानी जो संडे अभी आया था उसके डे ब्रेक में, यानी दिन में जब वो अपने काम से फ्री हो गया था, तब वो एक लेटर यानी उसने एक खत लिखना चालू किया। एंड वो खत वो खुद ही सोचा, क्योंकि अब देखो गांव में तो आपको पता है ना, विलेजेस वगैरह में इतने जो है आपको पोस्ट ऑफिसेज नहीं मिलेंगे, तो उसे क्या, गांव वाले लोगों को यूजुअली ऐसा होता है शहर तक जाना पड़ता है काम करने के लिए कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे वो खुद लेटर लिख के उसने सोचा वो खुद ही टाउन में, शहर में देने जाएगा और वहां पे वो मेल करेगा, यानी पोस्ट कर देगा अपना खत। एंड इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो लेटर भगवान को दिए हुए लेटर से कम नहीं था, यानी उसने सारी अर्जी जो है अपने भगवान से मांग ली थी कि मुझे ये चीजें चाहिए। एंड इंटरेस्टिंग बात है, आगे आएगा भी कि लेटर क्या लिखा है, तो फटाफट से अनुवाद देख लेते हैं। लेंचो एक व्यक्ति रूपी बैल था, अर्थात बैल के जैसे कार्य करने वाला व्यक्ति था। खेतों में एक पशु की भांति कार्य करता रहता, किंतु फिर भी वह जानता था कि लिखा कैसे जाता है। आने वाले रविवार को दिन निकलने पर उसने एक पत्र लिखना आरंभ कर दिया, जिसे वह स्वयं कस्बे तक, कस्बे यानी क्या होता है, पोस्ट ऑफिस, कस्बे तक ले जाएगा और डाक में डाल देगा।
यह परमात्मा को एक पत्र से कम नहीं था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्न लिया है स्टोरी में। आइए देखते हैं। कभी कभार हमको भी नहीं लगता है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है तो हम भी गॉड को एक लेटर लिख दें, है कि नहीं? ये होता है, सबके मन में आता है। और कभी कभी किसी ने तो लिखा भी होगा, लेटर हो या फिर कोई कागज़ में आपने कुछ लिखा हो, गॉड से कुछ बातें करी हो, है ना। हम करते हैं, हम जिन में भी मानते हैं, है ना, जिस पावर में हम बिलीव करते हैं उनसे हम प्रेयर करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं लेंचो ने भी अपना फेथ गॉड पे बनाए रखा। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इन दी स्टोरी। नाउ यहाँ पे इफ यू कैन सी डबल इन्वर्टेड कॉमास है। इन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डबल इन्वर्टेड कॉमास। यानी इसके अंदर आपको जो भी शब्द मिलेंगे वो किसी की एग्जैक्ट कही हुई बातें हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे गॉड ही रोट, यानी उसने लिखना शुरू किया। जैसे लेटर में हम शुरुआत करते हैं ना, मान लो आप अपनी दोस्त को लेटर लिख रहे हो तो मैं कैसे लिखूंगी? डियर जानवी, मैंने नाम लिखा दोस्त का अपनी। तो यहाँ पे उसने क्या लिख दिया लेटर में? गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... यानी अब तुम समझ गए कि कहीं ना कहीं वो अपनी अर्जी लगा रहा है, बातें बता रहा है। क्योंकि जो कहानी हमने पीछे पढ़ी कि हेल स्टॉर्म से, ओलो की बारिश से क्या हो गया उसके खेत का, तो वो पूरी बात जो है गॉड को बता रहा है। तो यहाँ ... लिखा है यानी लेटर इसके आगे कंटिन्यूड है। तो क्या समझ में आया हमने? लेंचो क्या कहता है कि हे ईश्वर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, किसान के लिए उसके खेत कितने ज़रूरी हैं, उसी से उसकी कमाई होती है। मुझे 100 पीजोस हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, कहाँ की होती है करेंसी? मैक्सिको की, ठीक है। तो बोलता है मुझे 100 पीजोस एंड दैट्स अ वेरी बिग डील, है ना। 100 पीजोस चाहिए। तो बोलता है मुझे 100 पीजोस की आवश्यकता है ताकि मेरे खेत में मैं पुनः बीज बो सकूं। यानी क्योंकि देखो बीज बोने के लिए कितनी सारी चीज़ें चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके लिए पैसा भी लगेगा। तो वही पैसे जो है लेंचो भगवान से मांगता है। और जब तक फसल ना आ जाए तब तक जी सकूं। और थोड़े एक्स्ट्रा भी मांगे उसने कि भाई फसल लगेगी तब तक दिन तो काटने हैं ना, खाना पीना तो है ना। तो उसने यही जो है भगवान से अच्छा लमसम मनी जो है मांग लिया। क्योंकि ओलो ने एंड वो आगे उसने कहानी कंटिन्यू करी अपनी। ओके, क्लियर है? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लेटर लिखा है। अच्छा, मुझे सोच के बताओ किस किस को लगता है कि क्या लेंचो को गॉड से कोई रिप्लाई आएगा? बिकॉज आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे। लेटर लिख तो दिया, लेकिन लेटर में एक चीज़ आपको लिखना सबसे ज़रूरी होती है, दैट इज़ दी रिसीवर्स एड्रेस। यानी जिसको आप खत भेज रहे हो उसका पता तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो पोस्टमैन बेचारा कहाँ पता दे के आएगा। So these must be all the types of questions that must be arising in your mind, isn't it? मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं। आगे पढ़ते हैं कहानी। He wrote to God on the envelope, यानी उसने envelope में यानी लिफाफे में क्या लिखा? to God। जैसे मैंने बताया ना अभी, आपने अपनी अगर फ्रेंड को लेटर लिखा है तो आप कैसे लिखोगे? to जानवी। तो उसने यहाँ पे क्या लिख दिया? to God, यानी भगवान को भेजना है। Put the letter inside and Still troubled went to town। यानी क्या? उसने टू गॉड लिख दिया एनवेलप पे, लिफाफे पे अच्छे से। जो है होता है ना खत, खैर आप लोगों ने अभी लिखे हो, नहीं लिखे हो, देखे हो, तो खत यूजुअली कैसे लिखे जाते हैं? आप एक पेपर पे लिखते हो, पूरा आपने लेटर लिखा, देन उसको आप 3 फोल्ड करते हो, है ना, 1 एंड ऐसे 2 फोल्ड कर दिया उसको। देन आप एक लिफाफे, एक एनवेलप के अंदर इसको अंदर डाल देते हैं एंड बाहर आप नाम लिख देते हो जिसको आप भेज रहे हो। तो सिमिलरली लेंचो ने भी यही किया, उसने किसका नाम लिखा? गॉड का नाम लिखा। ऑल राइट, स्टिल ट्रबल्ड। स्टिल ट्रबल्ड का मतलब है वो लेटर लिख तो रहा था कहीं ना कहीं, पर वो अभी भी चिंतित था। देखो आपने अभी देखा हो, आप तो खैर अभी छोटे हैं, लेकिन आप जब बड़े होंगे आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी। आप घर में भी देखते होगे मम्मी को, पापा को, आपके बड़े भाई बहन जो भी वर्किंग है आपके यहाँ पे, है ना, तो उनको कितनी टेंशन होती है अगर आपका कोई कमाई का सोर्स नहीं हो या किसी का जॉब चला जाए या कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाए, तो वो कितने टेंशन में रहते हैं। टेंशन में क्यों रहते हैं कि भाई हमारे घर के खर्चे कैसे निकलेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे, इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, है कि नहीं। तो सिमिलरली लेंचो ने खत तो लिख लिया था, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रबल में था, थोड़ा परेशान था, बट फिर भी उसकी उम्मीद थी, एज आई टोल्ड यू ही हैड डीप फेथ इन गॉड, तो वो फिर भी शहर गया लेटर को पोस्ट करने। सो एट द पोस्ट ऑफिस उन्होंने क्या किया? ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन दी लेटर। यू नीड टू आस्क दिस टू योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स से पूछना, कभी आपने पुराने लेटर देखे हो, आपके पेरेंट्स के पास, दादा दादी के पास कोई लेटर रखा हो ना, या आज भी ऐसे कभी कभी कुछ लेटर आते हैं यूजुअली, आपको अगर किसी ने कोई भेजा हो तो कैसा होता है, लेटर होता है ना,
तो लेटर ऐसा नहीं है कि आपने लेटर लिखा और आप जाके भेज दोगे, वहाँ पे आपको स्टैम्प खरीदना पड़ता है ना, थोड़े कुछ पैसे का आता है, आप वो स्टैम्प खरीदोगे एंड वहाँ पे आपको स्टैम्प लगाना पड़ता है। तो स्टैम्प इज बेसिकली, अगर स्टैम्प लगा होता है तभी वो लेटर जो है पोस्ट हो पाता है, पहुँच पाता है अपनी सही जगह पे। तो वो गया वहाँ पे, उसने स्टैम्प लिया, लेटर पे लगाया एंड मेल बॉक्स, इस टाइप के मेल बॉक्स खैर आज तो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन मेल बॉक्स में उसने यहाँ पे मेल कर दिया। ठीक है, आज के मेल तो काफ़ी इजी हैं, आप सिस्टम पे बैठो अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स पे एंड मेल भेज दो। पर यहाँ पे वो गया शहर तक और उसने पोस्ट किया। चलिए अनुवाद पढ़ते हैं। उसने लिफाफे पर लिखा परमात्मा को, पत्र को अंदर डाला और अभी भी दुखी था, यानी फिर भी वो कस्बे में गया। डाक घर में उसने पत्र पर टिकट लगाया और इसे डाक बक्से में डाल दिया। ठीक है, कस्बे यानी बेसिकली शहर में वो गया, देन वो डाक घर में उसने वहां पे बक्से में डाल दिया। All right, moving on. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. So अब कहानी में जो है इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि भाई लेटर तो लिख दिया गया, अब उस लेटर को पोस्ट करना है। तो यहाँ ये बताया गया है पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय यानी वहाँ पे जो काम करता था, वहाँ के इंटरनल जो वर्क करता था, वो एक पोस्टमैन भी था। यानी होता है ना, लोग पार्ट टाइम में दोनों वर्क करते हैं, तो वो एम्प्लॉय भी था पोस्ट ऑफिस में और पोस्टमैन भी था, है ना। तो अब उन्होंने देखा ये लेटर की, यार ये इसने क्या लिखा है, टू गॉड। उन्होंने अपनी लाइफ में इतने लेटर्स देखे होंगे, किसी को लिखना होगा, प्रेसिडेंट को तक लिखना होगा, प्राइम मिनिस्टर को लिखना होगा, लेकिन भगवान को लेटर। तो वो क्या किया, वो हंसते हंसते गए अपने बॉस के पास, अपने मालिक के पास, बहुत ही एक अच्छी सी हंसी थी, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। और उन्होंने उन्हें एक खत दिखाया कि देखिए बॉस, ये क्या खत लिखा है, किसी ने भगवान को। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, यानी उनके इतने लंबे एक्सपीरियंस में वो डाकिया रहे हैं, पोस्टमैन रहे हैं, आज तक उन्होंने ये एड्रेस नहीं देखा था। बोला ये पता तो नहीं मिला है। यहाँ कहने का मतलब है कि देखो, भगवान का पता तो किसी को एक्चुअल में नहीं पता है, बट हमें पता है ये एक पावर है, एक सुपर पावर है जो है, एग्जिस्ट करती है। तो तभी उन्हें बहुत हंसी आ रही थी कि आज तक मैंने तो ये एड्रेस नहीं देखा, अब मैं खत डालने कहाँ जाऊँगा। सो लेट्स सी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आगे ये पोस्टमैन क्या करता है। उससे पहले फटाफट से हम अनुवाद देख लेते हैं। कार्मिकों में से एक, जो एक डाकिया था और डाकघर में भी सहायता करता था, अत्यधिक हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसे परमात्मा का पत्र दिखाया। डाकिया के रूप में अपने करियर में उसने वह पता कभी नहीं जाना था। अब जो पोस्ट मास्टर था, क्योंकि इस कहानी में एक तो लेंचो है मेन कैरेक्टर एंड दूसरा है हमारे पोस्ट मास्टर, तो इनकी पर्सनालिटी के बारे में भी जानना थोड़ा जरूरी है। यहाँ पे दिया गया है पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। यानी एमिएबल फेलो का फैट तो समझ गए, मोटू से हैं, गोलू से हैं। एमिएबल फेलो, एमिएबल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत ही खुश मिजाज हो और मिलनसार हो, मोस्टली मिलनसार। और यू कैन से, जैसे आप कॉमनली कहते हो ना कि आई एम अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। फ्रेंडली पर्सन कौन होता है, जो आराम से किसी पार्टी में, किसी गैदरिंग में जाए, अनजान लोगों के साथ भी अच्छे से घुल मिल जाए, ऐसे लोग जिन्हें हम फ्रेंडली कहते हैं। तो आपके लिए एक ये नया वर्ड भी आ गया है, एमिएबल, आप नोट कर सकते हैं। आप में से कोई भी इंसान जो फ्रेंडली हो, बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता है, वो खुद को एमिएबल डिफाइन कर सकता है। एमिएबल फेलो यानी एमिएबल इंसान, वो भी हंसने लगा, यानी बॉस हंस रहे थे और वो भी बहुत जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। यानी वो हंस रहे थे बहुत जोर जोर से, लेकिन एकदम से ही वो एकदम सीरियस हो गए और उन्होंने वो खत अपने डेस्क पे रख दिया। एंड कमेंटेड, एंड उन्होंने अपने मन में ही सोचा और बोला, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। यानी यहाँ पे वो कहते हैं क्या फेथ, यानी इतना अटूट विश्वास। सोचो, हम तो बोलते हैं हमें भगवान पे विश्वास है, लेकिन लेंचो को इतना विश्वास था कि उसने खत लिख दिया। तो ये पोस्ट मास्टर काफ़ी वंडर कर रहे थे, काफ़ी आश्चर्य कर रहे थे, और वो उम्मीद कर रहे थे कि काश मैं भी जो है ऊपर वाले पे इतना ट्रस्ट रख पाता, इतना भरोसा रख पाता जितना इस आदमी ने रखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। अब यहाँ पे वो थोड़े आश्चर्य होके कह रहे हैं, करस्पॉन्डेंस का बेसिकली मतलब यहाँ पे होता है पत्र व्यवहार।
यानी हम मन में तो देखो गॉड से बातें करते हैं, लेकिन इन्होंने तो पत्र के थ्रू एक्चुअल कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर दी गॉड से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो शौक थे, आश्चर्य थे, मिक्स्ड फीलिंग्स थी। शुरुआत में तो वो हंस रहे थे, देन वो सीरियस हो गए कि क्या भरोसा है, इतना बढ़िया फेथ है उसका गॉड पे, है कि नहीं। तो काफी इंटरेस्टिंग बात हुई। फटाफट से देख लेते हैं अनुवाद। डाकपाल एक मोटे मिलनसार व्यक्ति ने भी अचानक हंसना आरंभ कर दिया। मिलनसार अभी मैंने बताया ना, एमिएबल फेलो को कहा है, ऑलराइट। किंतु लगभग तुरंत वह गंभीर हो गया था और पत्र को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए टिप्पणी की कि क्या विश्वास है, काश मेरे पास इस व्यक्ति जिसने यह पत्र लिखा था जैसा विश्वास होता, परमात्मा से पत्र व्यवहार आरंभ करने का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि पोस्ट मास्टर आगे क्या करते हैं, कहां देते हैं इस लेटर को। सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. तो इन्हें क्या लगा, पोस्टमास्टर, हम ये समझ सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, क्योंकि उन्होंने अब एक चीज ठान ली कि जिसने ये पत्र लिखा है उसके अटूट विश्वास को मैं नहीं तोड़ूंगा। आपने अगर एक बात सुनी हो कि फेथ जो है ना, विश्वास, माउंटेन्स, अभी हमें पढ़ा था माउंटेन्स भी हिला सकता है कि नहीं। तो विश्वास होना चाहिए, अब चाहे वो गॉड पे हो, चाहे वो खुद पे हो, अपनी विल पे हो, है कि नहीं। विश्वास होगा तो सब करा जा सकता है भाई। तो यहाँ पे यही बात थी। इस पोस्ट मास्टर ने सोचा, देखो कहीं ना कहीं गॉड के थ्रू ही ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंस आए कि जो है पोस्ट मास्टर इतना अच्छा इंसान निकला कि उसने लेंचो की मदद कर दी, यानी लेंचो का विश्वास नहीं टूटेगा। देखो आगे उसने क्या सोचा कि मैं इस इंसान ने जो जिसने लेटर लिखा है उसका मैं विश्वास नहीं तोड़ूंगा। तो उसके पास एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? आंसर द लेटर, यानी मैं इस खत का रिस्पॉन्स, उत्तर उसे जरूर दूंगा। अब उत्तर किस तरीके से देखेगा? पहले तो उसे लेटर खोलना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना कि उसे लेटर में लिखा क्या है, उसे चाहिए क्या। बट व्हेन ही ओपनड इट, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. इसका सेंस क्या हुआ? देखो अभी अपन को पता था पीछे लेंचो ने क्या मांगा है लेटर में, उसको सिर्फ उत्तर थोड़ी ना चाहिए, उसको कितने पैसे चाहिए थे? ही वांटेड 100 पेजोस। तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर समझ गया कि इस लेटर का उत्तर देने में मुझे सिर्फ गुडविल यानी एक अच्छी नियत, इंक और पेपर ही नहीं चाहिए। यानी समझ गए ना इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है, पैसे भी भेजने होंगे, क्योंकि लेंचो के पत्र लिखने का सेंस यही था कि कहीं ना कहीं भगवान मेरी मदद करेंगे मुझे पैसे भेज के। तो अब देखते हैं क्या करेंगे। क्या आपको लगता है कि पोस्ट मास्टर पैसे भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? लेट्स सी। अतः लेखक के परमात्मा में विश्वास को न हिलने देने के लिए डाकपाल को एक विचार ध्यान में आया, पत्र का उत्तर दिया जाए। लेकिन जब उसने इसे खोला तो यह सुस्पष्ट था कि उसे उत्तर देने के लिए शुभकामना, स्याही व कागज के अतिरिक्त कुछ और अधिक भी चाहिए था। एंड वी ऑल नो व्हाट इज दैट अधिक, दैट इज 100 पेजोस। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। जैसा मैंने बताया ना, पोस्ट मास्टर वाज अ वेरी गुड मैन। स्टक टू हिज, स्टक का मतलब क्या होता है? किसी चीज से चिपके रहना। किस पे चिपका था? अपने रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन यानी उसे निश्चय किया था कि मैं इस इंसान का फेथ यानी विश्वास नहीं डगमगाने दूंगा। So he asked for money from his employees and he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. यानी जैसा हम सोच रहे थे कहीं ना कहीं वैसी चीज निकली है, वो अपने निश्चय पे टिके हुए थे। एंड उन्होंने बाकी एम्प्लॉय से यानी उनके साथ काम करने वाले जो को-वर्कर्स थे, कर्मचारी थे, उन्होंने उनसे, देखो बहुत सारे लोग अगर थोड़े थोड़े पैसे भी दें तो जरूर काम बन सकता है, तो उन्होंने उनसे पैसे मांगे। एंड सोचो पोस्ट मास्टर होते हुए, आप सोचो कोई पोस्ट मास्टर की जॉब कर रहा है तो कितनी ही सैलरी होगी, बट फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी इनकम का, आय का एक हिस्सा दिया। एंड उनके कुछ दोस्त भी बड़े ही खुश थे, वो दान, बिकॉज दान का कार्य है, चैरिटी का कार्य है, तो उनके दोस्त भी काफी आभारी थे। एंड उन्होंने भी कुछ जो है मनी दे दिया किसे? पोस्ट मास्टर को।
क्लियर है? तो ये कितनी अच्छी बात है, ये पढ़ के कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि लाइफ में अगर किसी की मदद करने के लिए एक चीज़ मैं हमेशा क्लियर कर दूं, कभी मत सोचना कि बहुत अमीर होना पड़ता है। ऐसा नहीं आप अमीर हो गए आप जाओगे लोगों को पैसे दोगे, जिस पॉइंट पे आप हो ना लोगों की मदद कर सकते हो। एंड इट्स नॉट ऑलवेज मनी, देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन हेल्प विद। अब यहाँ पे मनी की रिक्वायरमेंट थी तो उन्होंने लोगों से मदद मांगी, कहीं ना कहीं उन्हें मदद मिल गई। तो आइए अनुवाद पढ़ते हैं। किंतु वह अपने निश्चय पर अटल था, उसने अपने कार्मिकों से धनराशि मांगना आरंभ कर दिया। उसने स्वयं भी अपने वेतन का एक भाग दिया और उसके बहुत से मित्र भी दान के लिए कुछ न कुछ देने को बाध्य हुए थे। ऑब्लाइज यानी बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल मानना, है ना, खुद को कि ठीक है भाई एक्ट ऑफ चैरिटी है, दान का काम है, तो हम देने में बहुत ही आभारी होंगे। ओके, ऑलराइट। सो अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती। बोलो मैम पैसे तो मिल गए, खत्म कहानी नहीं, अभी तो और है कहानी। देखो अब हुआ क्या, पैसे तो गैदर हो गए लेकिन एक प्रॉब्लम थी छोटी सी। क्या? It was impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. यानी मैंने आपको बताया ना बेटा 100 pesos बहुत बड़ी रकम थी। आप सोचो ना ये कौन से टाइम की कहानी है, जब पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे पहले के ज़माने की। तो आप अपने दादा दादी से पूछोगे ना, इंडियन रुपीज़ में भी उस टाइम पे सैलरियां लोगों की रुपए में होती थी, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए महीने की सैलरी होती थी। तो अब 100 रुपए तो किसी इंसान के 1 या 2 महीने की सैलरी होती थी उस टाइम में। तो इतने सारे पिज़ोस भेजना उसके लिए यानी गैदर करना, कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। तो वो कितने भेज पाया? अ लिटिल मोर देन हाफ। इसका मतलब आधा क्या होता है बेटा? 100 हुआ। व्हाट विल बी द हाफ ऑफ 150? तो यानी 50 रुपए से थोड़ा ही ऊपर वो लेंचो को भेज पाए थे। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो यहाँ पे क्या किया पोस्टमास्टर ने? पोस्टमास्टर ने एक एनवलप लिया, एक लिफाफा लिया, उसमें पैसे डाले एंड एक लेटर लिखा। क्या लिखा था उस लेटर में? कुछ भी नहीं, उसने सिग्नेचर यानी साइन कर दिया था सिर्फ, है ना, गॉड, यानी गॉड ने भेजा है। एंड उस लिफाफे की हेडिंग में क्या लिख दिया था? टू लेंचो। तो यानी पैसे भी हैं, लेटर भी है, अब ये जाएगा खत किसे? लेंचो को। एंड सबसे ज्यादा मजे तो अब आने वाले हैं। देखो अब आपको क्या लगता है? लेंचो खुश हो जाएगा, बहुत ही आभारी फील होगा, है कि नहीं? देखते हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो जो postman था ना, postman ने खुद जो है किसको दिया लेटर? लेंचो को, क्योंकि लेंचो संडे को आया था देखने की क्या मेरे लिए कोई खत आया है। तो पोस्टमैन जो था उसने लेटर दे दिया किसको? लेंचो को। और पोस्ट मास्टर जिसने ये सारा काम किया था, पोस्ट मास्टर यानी कौन होता है? वहाँ का जो हेड होता है पोस्ट का। तो वो जो है ऊपर बैठे हुए देख रहा था। सोचो उसने इतना अच्छा कार्य किया फिर भी वो खुद नहीं गया देने की ये मैंने किया है, वो ऊपर से खड़े हुए देख रहे थे, है ना। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंटमेंट मीन्स सैटिस्फैक्शन। आपने ये कॉमन वर्ड सुना होगा सैटिस्फैक्शन, इसका सिनोनिम यानी पर्यायवाची क्या है? कंटेंटमेंट। यानी बहुत ही संतुष्ट थे वो क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया। होता है ना, आप भी कभी एक छोटा सा भी अच्छा काम करते हो तो आप पूरे दिन एक खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो। छोटी सी भी आपने पास में किसी की मदद कर दी, कोई गिर गया तो उसको उठा दिया आपने, ना किसी का कोई सामान गिर गया, छोटी छोटी हेल्प में, है ना, किसी की कोई चीज़ चोरी हो गई तो वो आपने लाके उन्हें दे दी, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो गुड डीड करी, तो वैसे ही पोस्ट मास्टर जो है बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा था। आइए अनुवाद देखते हैं। अगले रविवार को लेंचो सामान्य से कुछ पहले यहाँ पूछने आ गया क्या उसके लिए कोई पत्र था। यह डाकिया स्वयं था जिसने उसे पत्र सौंपा, जबकि डाकपाल जो है एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे जिसने एक अच्छा कार्य किया हो, अपने कार्यालय से देखता रहा। ओके, सो immediately Lencho went up to the window to ask for the paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had made to express his ideas. So अब क्या किया लेंचो ने? लेंचो ने जैसे ही पत्र खोला वो भगा। क्या करने भगा? वो ऊपर गया विंडो पे और उसने कहा कि क्या आपके पास कागज और स्याही है, इंक है? यानी उसको कुछ ना कुछ रिप्लाई करना था गॉड को। आपको क्या लगता है क्या रिप्लाई करना होगा? हो सकता है वो थैंक यू बोल रहा हो, थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे पैसे भेज दिए। लेट्स सी।
ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग यानी जो पोस्ट ऑफिसेज होते थे ना, वहां पे ऐसी भी टेबल बनी रहती थी जहां बाहर से लोग आके वहीं खड़े होके जो है पत्र लिख सकते हैं अपना। सो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना चालू किया विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ। रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ का मतलब है यहाँ पे आईब्रो। आईब्रो कैसे, कभी हम कोई एकदम टेंस्ड वाला काम करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो यूं नहीं होती आईब्रो, सोचते टाइम यूं यूं ऐसे करते हैं, तो उसकी आईब्रो रिंकल कर रही थी, है ना, यानी वो बहुत एफर्ट लगा रहा था कि अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने में। होता है ना ये रिंकलिंग आपकी आईब्रो कब होती है, जब आप जो है एग्जाम लिखते हो, एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो उनको देखते देखते नहीं ऐसे हो जाते हो टेंस्ड, ठीक है। तो देखते हैं अनुवाद। तुरंत ही लेंचो स्याही व कागज मांगने के लिए खिड़की तक गया। सार्वजनिक लेखक मेज पर उसने लिखना आरंभ किया, अपनी बाहों की बहुत सलवटों के साथ, यानी त्योरियां चढ़ाकर, जो उस प्रयास द्वारा उत्पन्न हुई थी, जो उसने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए बनानी पड़ी थी। ठीक है, अब देखते हैं भाई अब क्या लिख रहे हैं ये लेटर में। लेंचर showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. समझे कहानी में ट्विस्ट। हम क्या सोच रहे थे कि लेंचो बड़ा खुश हो जाएगा, देखो उस बेचारे पोस्ट मास्टर ने इतना मेहनत का काम किया, इतना अच्छा काम किया, लोगों से पैसे मंगाए, लेटर का रिप्लाई करने का सोचा, लेकिन लेंचो को देख के लगा ही नहीं, उसको बिल्कुल भी वो सरप्राइज नहीं था, बिल्कुल भी अचंभित नहीं था वो। मतलब उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि मुझे गॉड से रिप्लाई तो आएगा ही। ऐसा नहीं होता, कुछ लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, अरे ये तो होगा ही मेरे साथ, मुझे तो पता ही है कि नहीं। तो वैसा ही था लेंचो का हाल, वो इतना कॉन्फिडेंस था, उसको कोई सरप्राइज नहीं था कि मुझे गॉड से लेटर आ गया वापस। लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी हो गई, खुश होने की जगह वो क्या था, गुस्सा था। ही वॉज एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, क्योंकि पता है ना पोस्ट मास्टर पूरे पैसे तो नहीं कलेक्ट कर पाए, तो उन्होंने थोड़े कम पैसे भेजे थे, तो उसने पैसे गिने लेंचो ने, वो गुस्सा हो गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested, क्योंकि वो क्या सोच रहा था कि देखो अगर भगवान ने भेजा है तो भगवान जी तो कोई गलती नहीं करेंगे, उन्होंने तो मुझे 100 पीसोस ही भेजे होंगे। और उसे ये भी पता था कि गॉड ये भी नहीं करेंगे कि मना कर दें कि तुमने इतना पैसा दिया मांगा है तो मैं बार्गेन करके दे दूं। तो कहीं ना कहीं लेंचो को यही लग रहा था कि भाई गॉड ने तो ऐसा नहीं किया होगा। अब देखो अब क्या सोचता है वो। When he finished, यानी जब उसने पत्र लिखना खत्म किया, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. तो यानी जब उसने लिखना खत्म किया, जैसे मैंने बताया था आपको लेटर के लिए क्या लेना पड़ता है, यहाँ पे स्टैंप लेना पड़ता है, और स्टैंप चिपकाने की बड़ी ही सिंपल टेक्निक होती है। स्टैंप को आप लिख करके यानी ऐसे टंग से लगा के आप उसको ऐसे पेपर पे चिपका दो, एंड देन अफिक्स्ड टू द, कैसे फिक्स किया एनवलप से, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। फिस्ट की ब्लो से यानी उसने एक ऐसा करा, फिस्ट क्या होती है, मुट्ठी होती है ना, तो फिस्ट को ऐसे ठक आप कर दोगे तो चीज चिपक जाती है ना, तो उसने ऐसे ऐसे करके स्टैम्प को चिपका दिया। और कहाँ डाला उसने लेटर, मेल बॉक्स में। अब पता है कौन खोल रहा था वो मेल, पोस्ट मास्टर खोल रहे थे, है ना, यानी डाकपाल खोल रहे थे। तो जैसे ही लेटर पोस्ट किया, पोस्ट मास्टर फटाफट से गए और वो रिस्पॉन्स देखने गए। एंड मुझे लग रहा है पोस्ट मास्टर तो यही सोच रहे होंगे, वो खुश होंगे कि लेंचो ने मुझे बहुत ज्यादा थैंक्स किया होगा, यानी गॉड को। तो अनुवाद पढ़ते हैं फटाफट से। जब उसने समाप्त कर लिया था, वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया, जिसे उसने थूक लगाया और फिर अपनी मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर चिपका दिया, यानी जिस तरह स्टैम्प चिपकाए जाते हैं। जिस क्षण पत्र डाक बॉक्स में गिरा, डाकपाल इसे खोलने गए। अब आएगा कहानी में अलग ही ट्विस्ट, देखो क्या कहता है लेंचो। इट सेड, गॉड, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. डॉट लगाया एंड लास्ट में लेंचो, यानी समझे कि नहीं समझे क्या लिखा लेंचो ने। लेंचो लिखता है, गॉड, जो मनी मैंने मांगा था, यानी कितना मांगा था, मैंने आपसे मांगे थे 100 पेसोस, उसमें से मुझे कितने मिले हैं, सिर्फ 70 पेसोस ही मिले हैं। कितने, 70 पेसोस ही मिले हैं। कहता है सेंड मी द रेस्ट, मतलब देखो कॉन्फिडेंस देख रहे हो लेंचो का, बिल्कुल हक से मांग रहा है वो। कहता है भगवान मुझे और 30 भेज दो, मैंने 100 मांगे थे तो 30 आपके जो है उधार है ना, 30 मुझे भेज दो। सिंस आई नीडेड वेरी मच, यानी क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है।
अब लास्ट लाइन क्या कहता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, यानी मेल के थ्रू, ये जो आपने मुझे पोस्ट किया है ना एनवेलप, खत के थ्रू आप मुझे नहीं भेजना। क्यों नहीं भेजना? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, यानी पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉइज जो काम करते हैं वहां पे, वहां के लोग जो हैं बंच ऑफ क्रूक्स। बंच का मतलब क्या होता है? समूह। क्रूक्स का बेसिकली मतलब होता है यहाँ पे जो इंसान बहुत बेईमान हो, है ना, बेईमानी करता है, किसी का पैसा चोरी कर लेता है। तो ये कहता है लेंचो कि पोस्ट ऑफिस के जो में जो काम कर रहे हैं ना वहां के, तो वो लोग जो है बंच ऑफ क्रूक्स, यानी किसका? बेईमानों का एक समूह है ना, वो ग्रुप ऑफ क्रूक्स है। क्रूक्स बेसिकली मतलब बेईमान होते हैं, है ना, जो बेईमानी करते हैं। तो यानी सोचो लेंचो के लिए उस बेचारे पोस्ट मास्टर ने इतनी मेहनत करके पैसा भेजा एंड वो उन्हीं को जो है समझ रहा है कि उन्होंने चोरी की होगी इन पैसों की। तो अलग ही ट्विस्ट था कहानी में ये। खैर, एक चीज जो हमें लेसन यहाँ सीखने को मिलता है, टू हैव फेथ, भरोसा रखना बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है भाई। अब वो भरोसा आप किस पे रखो, मैं ये नहीं कह रही कि दूसरे इंसानों पे रखो, आप गॉड पे रखो एंड खुद पे रखो। कि कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, देखो लेंचो को इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई लेकिन उसने फेथ रखा, उसका फेथ नहीं डगमगाया एंड कहीं ना कहीं उसको हेल्प मिल गई। इज़न्ट इट? तो लाइफ में हमारे पास भी ऐसे जो कुछ ना कुछ आते हैं लोग जो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर देते हैं, लेकिन ये ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आते हैं। एंड द फनी पार्ट बीइंग कि यहाँ पे लेंचो ने जो है कहीं ना कहीं एक छोटी सी भूल कर दी। उसको खैर पता नहीं था कि पैसे किसने भेजे हैं, तो तभी उसको लगा कि इन जो है पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज ने जो है इसका पैसा ले लिया हो। तो फटाफट से अनुवाद देखते हैं। इसमें लिखा था, हे परमात्मा, जो धनराशि मैंने मांगी थी उसमें से केवल 70 पेसोस मुझ तक पहुंचे हैं, शेष भी मुझे भेजे, यानी जो बचे हैं मुझे भेज दीजिए जल्दी, क्योंकि मुझे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। किंतु इससे मुझे डाक द्वारा न भेजें, क्योंकि डाकघर के जो कार्मिक हैं बेईमानों का एक गुच्छा यानी समूह है। लास्ट में लेंचो यानी लेंचो ने लेटर लिखा है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड दी वंडरफुल सेशन फॉर लेटर टू गॉड। होपफुली आपको काफ़ी मज़ा आया होगा एंड आई थिंक एक रिस्पॉन्स दिमाग में आ रहा होगा कि पोस्ट मास्टर को ये लेटर पढ़ के कैसा लगा होगा, है ना। तो आपको क्या लगता है पोस्ट मास्टर ने क्या सोचा होगा, मुझे ज़रूर से बताएं। बने रहिए हमारे साथ अद्भुत बैच में। मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।